हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQIS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके सामने हूं। यदि कोई भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देखता है तो वो अब भारत में ही पूरा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में UGC ने मसौदा जारी किया है कि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। यानी अब भारतीय छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो भारत की धरती पर ही विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस में पढ़ाई कर सकते हैं। जानेंगे पूरे मसौदे को, क्या क्या इसके क्राइटेरिया है ना, हम किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर ये मसौदा क्या है। मसौदा क्या है, इस मसौदे के क्या क्या प्रावधान है, और यदि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति मिली तो इसके लाभ क्या होंगे। यदि ये फुलफिल हो जाता है और विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित कर लेते हैं तो इसके लाभ क्या होंगे। साथ ही हम इसकी कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करेंगे कि भाई कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना भी की जाती है, तो किन आधारों पे आलोचना की जाती है, और बाद में हम देखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, यानी आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो इन 4 आधारों पे हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जो हाल ही में UGC ने मसौदा नियम जारी किए हैं, इन मसौदा नियमों में यह कहा गया कि जो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं और जो भारत में कैंपस खोलना चाहते हैं, उनके कैंपस खोलने को आसान बनाया जाएगा और उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्ता प्रदान करेंगे। यानी कुछ पैरामीटर्स, कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं जिसका जिक्र हम अभी करेंगे। यदि उन सभी क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर देते हैं तो विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोल सकते हैं और इस कैंपस की स्वायत्ता उनके पास ही होगी। ठीक है, सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आखिर मापदंड के निर्धारण क्या है। कोई भी उठ के आ सकता है क्या कैंपस खोलने के लिए, या फिर कुछ निर्धारण किए गए हैं मापदंडों को। तो ध्यान रखिएगा, पहला मापदंड ये है कि एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जिसे विश्व भर के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में स्थान मिला हो, यानी जो टॉप 500 में, सर्वोच्च 500 में जिसे स्थान प्राप्त हो, ऐसे विश्वविद्यालय अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर टॉप 500 में भी नहीं है, लेकिन ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान जो अपने देश में अच्छी स्थिति में है, भले ही वो टॉप 500 में नहीं है लेकिन अपने देश में अच्छी स्थिति में है, UGC को आवेदन दे सकता है। यानी एक बेहतरीन विश्वविद्यालय जिसकी स्थिति अच्छी है या जो टॉप 500 में है, भारत में कैंपस खोलने के लिए आवेदन दे सकता है। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त मानदंडों को पूरा करने वाले जो संस्थान हैं वो भारत में परिसर स्थापित करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी जो इन मानदंडों पे खरे उतरेंगे वो आवेदन दे सकते हैं। अब अगला चरण होगा कि भाई इस आवेदन पे कौन विचार करेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, UGC एक स्थायी समिति नियुक्त करेगी। ये स्थायी समिति इस आवेदन पर विचार करेगी और विचार करते समय ये किन किन पैरामीटर का ध्यान रखेगी कि भाई जो संस्थान है उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसके प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है, उसकी क्षमता कितनी है। जब इन सारे क्राइटेरिया पे ये विचार कर लेगी, इन सब का आकलन करने के बाद 45 डेज यानी 45 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी कि भाई किसी विदेशी विश्वविद्यालय को कैंपस स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो 45 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को 2 वर्ष के भीतर, मान लीजिए यदि अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की क्षमता, उसकी विश्वसनीयता या फिर वो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय सारे मानदंडों पे खरा उतरता है, तो फिर उस विश्वविद्यालय को 2 वर्ष के भीतर भारत में कैंपस खोलने की प्रारंभिक मंजूरी दे दी जाएगी या दे सकता है। ठीक है, कि 2 वर्ष के भीतर आप भारत में अपना कैंपस खोल लीजिए। याद रखिएगा, ये जो
आरंभिक मजदूरी नहीं, मंजूरी होगी। जो आरंभिक मंजूरी है ये 10 वर्ष के लिए होगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है। यानी 10 वर्ष के लिए आरंभिक मंजूरी दी जाएगी, जिसे आगे जाके बढ़ाया भी जा सकता है कि यदि वो विश्वविद्यालय बेहतरीन करता है तो फिर वो कंटिन्यू उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, आगे उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये पूरा एक प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? क्या क्या मानदंड है, कौन देखेगा, है ना, कौन विचार करेगा, 45 डेज के अंदर विचार करेगा, 2 वर्ष के अंदर कैंपस खोलने की बात कहेगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये जो विदेशी विश्वविद्यालय होंगे इनके शिक्षण का क्या तरीका होगा। यानी जो फैकल्टी होगी इन विदेशी विश्वविद्यालयों की वो कहां से ला सकते हैं, जो स्टाफ होगा वो कहां से ला सकते हैं। तो ध्यान रखना, फैकल्टी प्लस स्टाफ वो भारत से भी ले सकते हैं और विदेशों से भी ला सकते हैं। उन्हें ये डिसाइड करने की स्वायत्ता होगी कि उन्हें फैकल्टी इंडिया से लेनी है कि फॉरेन से लेके आनी है, या जो स्टाफ है वो भारतीय स्टाफ को रखेंगे या फिर फॉरेन से लेके आएंगे। ये उनकी अपनी स्वायत्ता होगी। नीति आयोग या फिर जो सरकार है उसका इसमें यूजीसी या फिर सरकार, इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इसके अंदर। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो इनका पाठ्यक्रम होगा ना वो ऑनलाइन और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड में नहीं होगा। ये जो पाठ्यक्रम होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा। अगली बात हमें ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी, मान लीजिए उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, उनको जो डिग्रियां मिलेंगी उनके मूल देश में संस्थानों द्वारा दी गई डिग्रियों के समकक्ष होनी चाहिए। यानी मान लीजिए लंदन में कोई विश्वविद्यालय है, वहां पे पढ़ने वाले छात्र को जो डिग्री दी जा रही है उसी के समकक्ष डिग्री यदि लंदन विश्वविद्यालय भारत में भी खोलते हैं, है ना, कैंपस खोलते हैं, तो उसी के समकक्ष डिग्री मिलेगी। ये नहीं होगा कि जो फॉरेन में जाके पढ़ रहा है कैंपस में, मेन कैंपस में, उसकी डिग्री की वैल्यू ज्यादा है, भारत के कैंपस की डिग्री की वैल्यू कम है। तो ऐसा विरोधाभास या भेदभाव नहीं होगा, ये तय किया गया है इन नियमों के तहत। ठीक है, यानी स्टाफ से लेके फैकल्टी, ऑफलाइन मोड, डिग्रियां उनके समकक्ष होंगी। ध्यान रखिएगा, एक बात और कही है कि ये जो विश्वविद्यालय खुलेंगे या जो महाविद्यालय खुलेंगे इसमें कोई भी ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय हित और भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को खतरे में डालता हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रीडम का इशू है, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इशू है ना, डेमोक्रेसी है, अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहां की व्याख्याएं अलग हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा विषय सामने नहीं लाया जाएगा जिन विषयों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय हित खतरे में पड़ जाए या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो जाए। यानी जब वो अपना सिलेबस निर्धारित करेंगे तो इस बात का खासा ख्याल रखेंगे। ठीक है, अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होंगे इनके पास अपनी फीस की संरचना तय करने की स्वायत्ता होगी कि भाई हमें कितनी फीस लेनी है। ठीक है, और साथ ही भारतीय संस्थानों पर लगाए गए किसी भी सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुल्क उचित, और ये तो एक अलग बात है कि भाई शुल्क उचित हो और पारदर्शी हो। लेकिन मान लीजिए हम किसी, सरकारें समय समय पर निर्णय दे देती है ना कि भाई आपको इस सीमा से ऊपर फीस नहीं लेनी है विद्यार्थियों से, तो इस तरीके की जो सीमा हम भारतीय इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगा देते हैं, कई बार आपने देखा होगा, ऐसी कोई भी सीमा इन विदेशी संस्थाओं के ऊपर नहीं लगेगी। ये स्वायत्त तरीके से निर्णय ले सकते हैं कि हमें कितनी फीस डिसाइड करनी है। इसके साथ ही हमें अब महत्व पे जाएं, उससे पहले आपको ये बातें समझ में आई जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्यों चर्चा में है, मापदंड क्या क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी और शिक्षण का तरीका क्या होगा, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों इस पहल का महत्व क्या होगा, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इस महत्व का, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंस इसका यह है कि जो भारत, मतलब यदि हम आंकड़े देखें ना विदेश मंत्रालय के, 2022 में लगभग 13 लाख छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। मतलब 2022 का आंकड़ा देखें तो विदेशों में, मतलब अलग अलग देशों में लगभग 13 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। और यदि
छात्रों के विदेश जाने के कारण विदेशी मुद्रा में, ये जो छात्र भारत से जाते हैं अलग अलग देशों में, इससे विदेशी मुद्रा में 5 अरब रुपए का नुकसान होता है, जो अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा है। यदि हम विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देते हैं तो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे लगभग 40 मिलियन छात्रों को वैश्विक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। बात समझ में आई? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, विदेशी संस्थान जब भारत में आएंगे तो R&D बढ़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, जो विदेशी विचार हैं या जो विदेशी तरीके से तकनीकें हैं पढ़ाई करने की, वो भारतीय छात्र सीख पाएंगे, उनसे लाभान्वित हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और ये सब विषय वस्तु बताती हैं कि इस स्कीम का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस है। ये जो विदेशों में छात्र जा रहे हैं उनके जाने को रोक सकता है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये कहा गया था कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को विधायी ढांचे के माध्यम से भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ये जो मसौदा है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी अनुरूप है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऑलरेडी कहती है कि भाई जो विदेशी संस्थान है उनको भारत में आने की अनुमति दी जाए, है ना। और इसमें डेटा भी दिया है कि लगभग 100 विश्वविद्यालयों को हम भारत में लाने का प्रयास करेंगे। तो ये मसौदा अपने आप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी अनुरूप है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये भारत को शिक्षा के लिए वैश्विक गंतव्य बनाएगा, यानी न केवल भारत के छात्र बाहर जाने से रुकेंगे बल्कि अलग अलग देशों के छात्र भी भारत में आएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जो आसपास की कंट्रीज हैं हमारी, वो अब विदेशों में ना जाके भारत में आएंगे, तो इससे भारत को लाभ होगा, भारत एक शिक्षा गंतव्य बनेगा। प्राचीन काल में भी हम एक बहुत बड़े शिक्षा गंतव्य थे और यदि हम इस स्कीम को भी बेहतर तरीके से लागू करवा लेते हैं तो हम वर्तमान में भी एक बेहतरीन शिक्षा गंतव्य के तौर पे खुद को साबित कर सकते हैं। इसके साथ ही न केवल विदेशों में पढ़ रहे जो भारतीय छात्रों के प्रतिभा पलायन और विदेशी मुद्रा के नुकसान को रोकने में मदद करेगा, यानी जो छात्र यहां से जाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, विदेशी हमारी मुद्रा का तो नुकसान हो ही रहा है ना, उसको रोकने में भी मदद करेगा, बल्कि जो विदेशी छात्र हैं जैसा कि मैंने अभी बताया उनको आकर्षित करने में भी ये सहायता करेगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। और क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे अधिक इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करेगा? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय जो हमारे संस्थान हैं उन संस्थानों के साथ ये प्रतिस्पर्धा करेगा, तो जो हमारे राष्ट्रीय संस्थानों की पढ़ाई की जो तकनीकें हैं उनमें भी सुधार होगा। और यदि हम डेटा की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जो अलग अलग विकसित देश हैं, इन देशों में यदि चीनी छात्रों के बाद सबसे बड़ी संख्या है विदेशी छात्रों की तो वो भारतीय विदेशी छात्र हैं। तो ये सारे के सारे विदेशी छात्र जो विदेशों में केवल इसलिए जाते हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। वैसे तो हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव नहीं है, यदि हम अमीर लोगों की नजरिए से देखें तो गरीब लोगों के लिए भी शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है, सरकार प्रयास कर रही है। और लेकिन इन छात्रों के पलायन को रोका जा सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा इस मसौदे के इंपॉर्टेंस है। यदि हम चुनौतियों की बात करें तो एक चुनौती ये है, उच्च शिक्षा ना सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत प्रभावी साधन होता है। और यदि इस उच्च शिक्षा मतलब चुनौती क्या है कि जो सामाजिक न्याय के सरोकार हैं उसकी उपेक्षा की गई है। क्या सरोकार है? हम भारत के शिक्षण संस्थानों में अलग अलग आधारों पर आरक्षण देते हैं, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, दिव्यांगों को, पिछड़ों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हैं, है ना। लेकिन ये जो विदेशी संस्थान होंगे इसमें इस तरीके के आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं होगा। तो सामाजिक न्याय की संकल्पना के आधार पे ये सही नहीं ठहरता है। यही कह रहा है कि यदि जो वल्नरेबल समुदाय है या फिर जो सुभेद्य समुदाय है उसको उच्च शिक्षा तक यदि पहुंच नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक न्याय के सरोकारों
पर सही नहीं ठहरेगा, है ना। तो वही मैंने बताया कि इस प्रवेश में किसी भी आधार के आरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अगली चुनौती क्या है कि शैक्षिक जो व्यवसायी हैं उनके एक वर्ग ने आपत्ति व्यक्त की है शिक्षा की इससे लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में आ रही है, वो 10 रुपए तो फीस रखेगी नहीं, वो अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फीस रखेगी, वो तो विदेश के अकॉर्डिंग फीस रखेगी, फिर उसको कैंपस भी बनाना है, उसको उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा है ना, ये अपने आप में महंगी होगी और इस शिक्षा तक केवल उच्च वर्ग ही पहुंच पाएगा। और जो विषमता वर्तमान में दिखती है ना एजुकेशन में, उच्च वर्ग और गरीब वर्ग, तथाकथित अमीर वर्ग और जो गरीब वर्ग के बीच में जो विषमता आज की डेट में दिखती है, ये कैंपस खोलने के बाद भी वो विषमता ज्यों की त्यों बनी रह सकती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा की लागत महंगी होगी और इस महंगी लागत को अफोर्ड करना प्रत्येक भारतीय के बस की बात नहीं होगा, केवल उच्च वर्ग ही अफोर्ड कर पाएगा। तो वही इस आधार पे आलोचना की जाती है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखना है, आगे की राह हम यही कहेंगे कि भाई ये एक बेहतर कदम हो सकता है, विश्व गुरु बन सकता है भारत, विश्व गंतव्य बन सकता है, समाज को ज्ञानवान बनाने की दिशा में एक बेहतर कदम सिद्ध हो सकता है और कहीं ना कहीं भारतीय पुनर्जागरण की दिशा में सहायक होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, है ना। और जो भी पैरामीटर्स हैं विकास के, उनको भारतीय संस्थान भी अपनाएंगे। तो इससे जो भारतीय ऐसा वर्ग है जो महंगी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो भारतीय संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जब भारतीय संस्थान भी अपने पढ़ाने की शैली और अपने तरीकों में सुधार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो समाज का सुभेद्य वर्ग है वो भी लाभान्वित होगा। तो इसलिए ये एक स्वागत योग्य कदम है। बस सावधानी इस बात की बरतनी है कि इन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कुछ ऐसा ना परोसा जाए जो हमारे राष्ट्र हित के खिलाफ हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इस तरीके से मैं एक बार फटाफट क्विक रिवीजन आप लोगों को करा देती हूँ। मेरा ये स्टाइल है क्विक रिवीजन कराने का, पिछली 1-2 क्लास से मिस हो रहा था। याद रखना, सबसे पहले ये क्यों चर्चा में आया ये देख लिया, इसके क्या क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं, शीर्ष 500 या जो अच्छी स्थिति में है आवेदन करेंगे, एक समिति उस पर विचार करेगी 45 दिनों के भीतर, है ना, 45 दिनों के भीतर, 2 वर्ष के भीतर कैंपस खोलने की अनुमति, आरंभिक मंजूरी 10 वर्ष के लिए दी जाएगी और साथ ही शिक्षण का तरीके में चाहे फैकल्टी है चाहे स्टाफ है, ठीक है, वो उनकी स्वायत्ता होगी, फीस डिसाइड करना उनकी स्वायत्ता होगी और साथ ही जो डिग्रियां होंगी वो मूल कैंपस के समकक्ष होंगी। इसके अपने महत्व मैंने आप लोगों को बताए, महत्व देख लेने हैं, इसकी कमियां हमने देखी और आगे की राह देखी। आगे की राह पॉजिटिव ही हम सोचेंगे क्योंकि ये हमारे जो सरकारी संस्थान है उसका मसौदा है, हमारे सरकार की इच्छा है और साथ ही हमारी जो शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति में भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स के जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।